तो अगली चीज है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल्स लेसर देन अ राइट एंगल। तो राइट एंगल से छोटे एंगल्स हमेशा मतलब 90 डिग्री से छोटे एंगल्स की बात कर रहे हैं हम, उनको अक्यूट एंगल्स बोलते हैं। तो हमने क्या बोला, एंगल्स लेस देन 90 डिग्री उनको क्या बोलते हैं, अक्यूट एंगल्स। ठीक है, एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री सॉरी लेस देन 90 डिग्री से मतलब मेरा यही है कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। तो अगर 90 डिग्री से बड़े एंगल हो जाए तो हमने क्या बोला, एंगल्स बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री आर कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल्स। ठीक है, तो अपने अक्यूट एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहे हैं। तो पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं ये बता देता हूँ। सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, मैंने क्या बोला, ये ध्यान देना जरा। ओरिजिनली एक राइट एंगल ट्राइंगल था अपने पास, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड कहाँ से आया पहले वो बता देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड बना है ट्राइगोन प्लस मेट्रॉन, इन दोनों वर्ड से मिलके बना है। ठीक है, ट्राइगोन का मतलब होता है ट्राइंगल, ठीक है। मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट्स, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री ट्राइंगल की साइड्स के मेजरमेंट से वर्ड आया। तो ट्राइंगल की साइड्स के मेजरमेंट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वहां पे हमने ये वाला वर्ड यूज किया ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे अपने पास ट्रिग्नोमेट्री आया। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहाँ से आए, मान लिया एक राइट एंगल ट्राइंगल है अपने पास, ठीक है। इस राइट एंगल ट्राइंगल के नाम रख लेते हैं वर्टिसेस के ए बी सी। बी पे राइट एंगल है, ठीक है। तो हमने बोला कि इसके किसी एंगल को थीटा बोल देते हैं, 90 के अलावा एक एंगल को थीटा बोल दिया। मान लिया एंगल सी को मैंने थीटा बोल दिया। तो इस थीटा के सामने वाली जो साइड होती है, ये वाली साइड, इसको अपने बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करेंगे। और थीटा के जस्ट साथ वाली एडजेसेंट वाली जो साइड होती है हाइपोटेन्यूज के अलावा, यानी 90 के सामने वाली साइड को तो हमेशा हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, स्मॉल एच से लिखेंगे। और ये वाली जो साइड है बी सी थीटा के साथ वाली, उसको अपने बोलेंगे बेस, स्मॉल बी से। ठीक है, तो ओरिजिनली दो रेशियोज डिफाइन किए गए ट्राइंगल की साइड्स के रेशियोज में से। हमने क्या किया, ट्राइंगल की साइड्स ली और इनके कुछ रेशियोज डिफाइन कर दिए। जैसे हमने बोला साइन ऑफ थीटा, ये एक रेशियो का नाम रखा गया, ठीक है। ये एक रेशियो का नाम रखा गया SINE ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो ग्रीक्स ने डिफाइन किए ये दो रेशियो, ठीक है। पहले एक रेशियो हो गया साइन ऑफ थीटा, इस थीटा के करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर जो होगा वो वाला अपॉन हाइपोटेन्यूज जो होगा वो वाला, एक राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा के करस्पॉन्डिंग इस थीटा के सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है राइट एंगल ट्राइंगल में। तो इस थीटा का जो साइन होगा वो कौन सा होगा, P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये एक रेशियो उन्होंने डिफाइन किया। ये दोनों ही ट्राइंगल की साइड्स हैं तो ये साइड्स के रेशियो हैं। फिर एक और रेशियो डिफाइन किया गया, उसको बोला गया कोसाइन थीटा, कोसाइन ऑफ थीटा ऐसे बोला गया। कोसाइन ऑफ थीटा मतलब थीटा का एक कोसाइन और डिफाइन किया गया, उसका नाम रखा गया। वो रेशियो कैसे डिफाइन किया गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। मतलब इस थीटा के करस्पॉन्डिंग जो भी बेस होगा, इस थीटा के करस्पॉन्डिंग बेस होगा हाइपोटेन्यूस के अलावा उसके साथ जो एडजेसेंट साइड होगी दैट इज बेस। तो बेस को ऊपर रखा और हाइपोटेन्यूस को नीचे रखा, तो जो रेशियो आया उस रेशियो को बोला कोसाइन। किसके लिए, इस थीटा के लिए कोसाइन का काम करेगा। ये भी ग्रीक लोगों ने ही डिफाइन किया अगेन। तो ये जो दो रेशियो डिफाइन किए गए, इन्हीं को हमने बोलना शुरू कर दिया कि ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, क्योंकि ये ट्राइंगल की साइड्स के रेशियो हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या मतलब हुआ, रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो साइड्स की लेंथ के रेशियोज हैं, ध्यान रखना यहाँ पे।
तो इस तरीके से दो रेशियो डिफाइन किए गए। इन रेशियोज को बाद में शॉर्टकट में साइन ऑफ थीटा को शॉर्टकट में बाद में नोटेशन चेंज करके साइन थीटा बोला जाने लग गया। तो साइन थीटा SIN थीटा, तो इसको साइन थीटा पढ़ने लग गए। तो दैट इज इक्वल टू P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, एंड कोसाइन थीटा को कॉस थीटा पढ़ने लग गए हम बाद में शॉर्टकट में, तो उसको लिखते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ओरिजिनली ये ट्राइंगल्स की साइड्स के रेशियो थे करस्पॉन्डिंग टू वन पर्टिकुलर थीटा। ठीक है, अगर मैं थीटा चेंज करके थीटा को अगर मैं यहाँ भेज देता, ये जो ए वाले एंगल पे अगर मैं थीटा मान लेता, तो फिर मेरा साइन थीटा अलग आता, कॉस थीटा अलग आता। मतलब हमें हमेशा थीटा के करस्पॉन्डिंग डिसाइड करना है कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा। अगर थीटा मैंने ए पे ले लिया होता तो परपेंडिकुलर ये वाला साइड हो जाता जो थीटा के सामने पड़ेगा। अगर थीटा यहाँ पे होता तो बेस का काम ये ए बी करने लग जाता, उल्टा हो जाता। ठीक है, फिर साइन थीटा कॉस थीटा भी चेंज हो जाते हैं इस तरीके से। तो अब हमें दो चीजें पता चल गई, एक साइन थीटा और कॉस थीटा ओरिजिनली कैसे डिफाइंड थे, डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ एनी राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, फिर ये जो दो रेशियो डिफाइन हुए, इन रेशियोज की हेल्प से हमने और रेशियोज डिफाइन करना शुरू कर दिए। तो हमने क्या किया, अपने पास एक साइन थीटा आ गया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, एक कॉस थीटा आ गया था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब ऐसा नहीं है कि 2 दिनों में ये डिस्कवर हो गए, 2 दिनों में शॉर्टकट बन गए, बहुत लंबा टाइम पीरियड लगा था, है ना। इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके डेवलप होती गई, डिस्कवर होती गई। एंड अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम they became sin theta and cos theta and 4 more trigonometric ratios were discovered based upon these two। तो एक तो था कि अगर sin थीटा पता चल गया तो उसके रेसिप्रोकल का भी कुछ नाम रख देना चाहिए, तो इसका नाम रख दिया गया कोसेक थीटा। ठीक है, शॉर्टकट में कोसेक थीटा बोलते हैं, फुल फॉर्म होती है कोसिकेंड ऑफ थीटा, कोसिकेंड ऑफ थीटा। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हो गया कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, तो उसका नाम रख दिया गया सीकेंड थीटा और शॉर्टकट में उसको बोलते हैं सेक थीटा। ठीक है, नंबर 5 डिफाइन किया गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दोनों का रेशियो, उसको बोलते हैं टेंजेंट ऑफ थीटा, तो उसको शॉर्टकट में लिखते हैं टेन थीटा। फुल फॉर्म क्या है, टेंजेंट ऑफ थीटा, तो शॉर्टकट में लिखते हैं टेन थीटा। ठीक है, फिर इसी का रेसिप्रोकल यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हमारा 6th ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो धीरे धीरे टाइम के साथ डिस्कवर हो गया, इसका नाम रख दिया कोटेंजेंट थीटा, तो शॉर्टकट में कॉट थीटा। इसका क्या नाम था ओरिजिनली, कोटेंजेंट ऑफ थीटा, कोटेंजेंट ऑफ थीटा, शॉर्टकट में कॉट थीटा। ठीक है, तो यहीं से कॉसेक थीटा को भी एज अ रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल लिखा जा सकता है। लेट अस चेंज द कलर फर्स्ट। ठीक है, तो जैसे हमने साइन थीटा को लिखा है, कॉस थीटा को लिखा है, इन्हीं की हेल्प से हमने कॉसेक थीटा को जब एज ए रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल लिखा तो हमारे पास वैल्यू आया हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, फिर नंबर 4 अपने पास सीकेंड थीटा आया, तो सीकेंड थीटा का वैल्यू आ गया हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, दिस इज बी। उसके बाद टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, उसके बाद कॉट थीटा कोटेंजेंट ऑफ थीटा, दैट इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। इस तरीके से तो ये 6 रेशियोज डिफाइन हो गए। इनको याद करने का तरीका होता है पंडित, शॉर्टकट में देखना, याद करने का तरीका सबको याद होगा, बचपन में सबने सीखा होगा कभी ना कभी, है ना। यहाँ लिख देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये क्या है, ये इस तरीके से है कि अपने इसकी हेल्प से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। अगर अपने को साइन चाहिए तो वो P अपॉन H हो जाएगा, तो यहाँ से साइन, कॉस, यहाँ से कॉस चाहिए तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस सी ए, एक सेकेंड, परपेंडिकुलर अपॉन बेस सी ए, तो ये टेंजेंट हो गया टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस साइन कॉस टेन, फिर कोसेक सीकेंड टेन, कोसेक सीकेंड कॉट, इन्हीं के रेसिप्रोकल, तो साइन के नीचे कोसेक आ जाएगा, कोसेक, ठीक है, सी से लिख देता हूँ, फिर सीकेंड, फिर कोट, ठीक है, कोसेक सीकेंड कॉट। कोसेक कैसे आएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सीकेंड कैसे आएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कॉस कैसे आएगा, कॉट कैसे आएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये तो वैसे बचपन में सबको याद ही होता है, तो आपको प्रोबेबली याद ही होगा, वैसे ही बता दिया कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। फिर पैरेलली एक चीज और डिस्कवर हो गई थी, पाइथागोरस थ्योरम, है ना, आप सबने सुना होगा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। मान लिया ये वाला एंगल थीटा है, इस थीटा के करस्पॉन्डिंग ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। ध्यान देना ये रिस्पेक्टिव है, ये वाला बेस अगर थीटा ये वाला लिया है तभी ये वाला बेस होगा और इसको परपेंडिकुलर तभी बोलेंगे। अगर मैंने थीटा इधर वाला ले लिया तो फिर ये वाला थीटा के जस्ट एडजेसेंट वाला बेस हो जाएगा और सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता, रिवर्स हो जाता, ठीक है। हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता, वो हमेशा 90 के सामने वाला ही रहता है। तो पाइथागोरस ने बोला था कि परपेंडिकुलर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ये सबको याद होता है, ठीक है। तो ये वाली कहानी सबको याद है, तो हमने क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया और हमने इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर दिया एच स्क्वायर से, ठीक है, दोनों साइड पे। तो एच स्क्वायर से डिवाइड किया तो मेरे पास आया पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये है। अब याद करो, साइन थीटा हमने बोला था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा हमने बोला था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला जो पार्ट है ये लिखा हुआ है साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये तो हो गया साइन थीटा का स्क्वायर, और बी अपॉन एच उसको लिखते हैं कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको बता दूं कि साइन थीटा के स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। कोई बच्चा इसको ऐसे ना लिख दे, कोई बच्चा अगर इसको साइन थीटा स्क्वायर ऐसे लिख देता है तो ये गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे नहीं लिखते हैं, साइन के ऊपर स्क्वायर लगाते हैं। साइन के ऊपर स्क्वायर का मतलब है इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम ही है, बट ये चीज अलग हो गया, ये वाला तो थीटा का स्क्वायर माना जाएगा, सिर्फ थीटा का स्क्वायर। अगर किसी ने साइन थीटा स्क्वायर लिखा है तो हमें क्या समझ में आएगा कि ये स्क्वायर सिर्फ थीटा पे है, लेकिन अगर साइन के ऊपर स्क्वायर है तो उसका मतलब है कि पूरे साइन थीटा के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये वाली मिस्टेक मत करना कभी भी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है ये वाली बात। तो आगे बढ़ते हैं हम, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो कॉस के ऊपर स्क्वायर लगाना है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये रिलेशन तो सबको याद ही होता है, 9th-10th क्लास में याद करते हैं, तो यहां से ये वाला रिलेशन अपने पास आ गया, ठीक है। अब इसी रिलेशन की हेल्प से इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की हेल्प से हम बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। दिस इज वन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। मतलब आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी एक ट्रू स्टेटमेंट होता है। ऐसे समझ लो कि ये वाली बात हमेशा सही है कि इस इक्वेशन जैसा दिख रहा है आपको, इसमें एक लेफ्ट हैंड साइड है, इक्वल टू के साइन के एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक इक्वल टू के साइन का राइट हैंड साइड है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है ये हमेशा ही एक दूसरे के बराबर होंगे। हमेशा का मतलब है कि थीटा का वैल्यू चाहे इसमें कुछ भी डाल दूं, मतलब थीटा का वैल्यू 30 डिग्री डाल दूं, 40 डिग्री डाल दूं, 100 डिग्री डाल दूं, 1080 डिग्री डाल दूं, है ना, ये हमेशा बराबर होंगे। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। बट सिंस यहाँ पे ये वाली चीज, यहाँ पे थीटा क्या था, थीटा ट्राइंगल का एक एंगल था, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 180 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पे अगर राइट एंगल ट्राइंगल लिया तो यहाँ पे थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 90 हो सकता है। तो अभी तक यानी 9th-10th क्लास तक तो हमने क्या सीखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री।
मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में थीटा का कोई भी वैल्यू आ जाए उसके लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा बराबर आएगा। यानी कि अगर कोई बोले कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री तो इसका वैल्यू कितना होगा, हमेशा 1 होगा। ठीक है, अगर कोई 30 डिग्री हटा के यहाँ पे 47 डिग्री लिख देता है तो और यहाँ पे भी 47 डिग्री लिख देता है तो ये दोनों, ये वाली बात फिर भी सही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। तो आइडेंटिटी का मतलब है कि एक ट्रू स्टेटमेंट है कि ये वाली बात थीटा की सारी वैल्यूज के लिए ट्रू है 0 से 90 डिग्री के लिए। ठीक है, अभी तक आगे चल के हम जनरलाइज कर देंगे कि ये थीटा की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होगा, इंस्टेड की 0 से 90 डिग्री के अलावा भी, मतलब 0 से 90 डिग्री के बाहर भी कोई वैल्यू हो जाए तो भी वैलिड होगा ये वाला स्टेटमेंट। वो आगे चल के देखेंगे, बट अभी के लिए तो सिर्फ ट्राइंगल के अंदर ये वाली चीज वैलिड है। ठीक है, तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से हमने और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज डिस्कवर करी। तो पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तो यही होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको बोल दिया मैंने 1, इक्वेशन नंबर 1 या फिर आइडेंटिटी 1। तो अब मैंने क्या किया, इसको डिवाइड किया, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस आइडेंटिटी को दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया तो मेरे पास आया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। और ये तो बन गया टेन थीटा का स्क्वायर, तो यानी ये बन गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू, ये क्या बन गया, सीकेंड थीटा का स्क्वायर, तो बन गया सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ गई हमारे पास, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फिर हमने 1 वाली को फिर से डिवाइड किया, डिवाइड बाई इस बार हमने साइन स्क्वायर थीटा कर दी। ऐसा करूंगा तो मेरे पास बचेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा, तो ये बन गया कॉट थीटा का होल स्क्वायर, तो ये बन गया कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये क्या बना, कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर है ना, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये मेरी तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ गई। तो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तो मैंने रट्टा मार लिया, याद कर ली। क्यों, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आएंगी। ठीक है, इनको याद रखना है अपने को। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये सारी याद रखनी है। अच्छा, अब इन 3 की हेल्प से हम बहुत सारी क्रिएट कर सकते हैं। अब देखना, मैं पहली की डिफरेंट फॉर्म्स दिखाता हूं आपको। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आइडेंटिटी 1। ठीक है, तो फॉर्म 1 तो हमारी यही है उसकी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसकी फॉर्म 2 हो गई, ऐसे भी याद रख सकता हूँ। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, फॉर्म 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं फॉर्म नंबर 4 ऐसे बना सकता हूँ। फॉर्म्स बाद में बनाते हैं, एक बार मैं इसको सॉल्व सिंप्लीफाई करता हूँ। देखना, जैसे मैं सेकंड वाली को सिंप्लीफाई करूँ अगर, तो मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूला से। मैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और मुझे पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सबको याद होनी चाहिए। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी। तो उसकी हेल्प से ये 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बन जाएगा, तो ये बन गया 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब मैंने क्या किया, इधर से एक साइन थीटा को इधर भेज दिया और ये 1 माइनस कॉस थीटा को इधर भेज दिया, तो मेरे पास बचा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा बराबर
1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो देखो अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है तो उसको फटाफट से ये लिख सकते हो, ठीक है। या फिर अगर ये लिखा हुआ है साइन थीटा अपॉन, मैं इसको भेजने की बजाय 1 प्लस कॉस थीटा को भेज देता हूँ, तो ये वाली बात भी सही है, इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अब देखो कितनी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, हम ये सारी चीज़ें बोल सकते हैं, ये सारी बातें हमेशा सही है, मतलब यहाँ पे LHS हमेशा RHS के बराबर है ना। तो आई होप आप फॉर्म कन्वर्ट कर सकते हो एक दूसरे में। बिल्कुल ऐसे ही हमने सेकंड वाली फॉर्म के डिफरेंट फॉर्म्स बनाए, अभी मैं थर्ड वाली के भी और फॉर्म्स बनाता हूँ बिल्कुल सेम तरीके से। यहाँ पे देखना, इसको अपने इनको अपने फॉर्म 4, फॉर्म 5, फॉर्म 6 ये सारी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर मैं इसकी फॉर्म्स बनाना चालू करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, अलग कलर से। कॉस स्क्वायर थीटा वाली की अगर मैं इसको फैक्टराइज करूँ तो मेरे पास आएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा इनटू 1 माइनस साइन थीटा, इस तरीके से आएगा। तो फिर से मैंने क्या किया, एक कॉस थीटा को यहाँ रहने दिया और 1 माइनस साइन थीटा को नीचे ले आया, इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। या फिर इसी को ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बिल्कुल सिमिलर तरीके से। तो इसको बोल दो फॉर्म 7, फॉर्म 8, फॉर्म 9। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इन सब का रट्टा मारो, बट मैं ये कह रहा हूँ कि इनको समझ लो कि एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो बड़ी फास्ट आप आंसर कर सकते हो। और अगर आपको कॉस थीटा अपॉन साइन 1 माइनस साइन थीटा कहीं पे दिखा तो एकदम से दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि अच्छा अगर मैं इसको उधर भेजूँ तो 1 माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा को इधर भेजूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा, और ये दोनों बराबर होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होना चाहिए। फटाफट क्लिक करना चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हम क्रिएट कर सकते हैं, ये फॉर्म 8 है, फॉर्म 9, ठीक है, इस तरीके से। तो रट्टा नहीं मारना है, बट आपको समझना है, फील करना है कि ये कैसे आया, तो इसीलिए ये वाली बात आपको बताई जा रही है, ठीक है। इस आइडेंटिटी को एक बार मैं दोबारा से लिख देता हूँ थोड़ा क्लीनली। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला आइडेंटिटी हमने यूज कर लिया यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आइडेंटिटी नंबर 2, जो हमने आइडेंटिटी नंबर 2 लिखा था, आइडेंटिटी नंबर 2 हमने निकाला था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये निकाला था हमने, ठीक है। तो इसको इसका फॉर्म नंबर 1 बोल देते हैं, ठीक है। तो आप देखिए ज़रा, क्या मैं इस 1 को दूसरी साइड भेज सकता हूँ? बिल्कुल भेज सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर थीटा बराबर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, और मैं इसको लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर थीटा बराबर सीकेंड थीटा प्लस 1। फैक्टराइज कर रहा हूँ फिर से उसी फॉर्मूला से, कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। फिर दोनों में से किसी भी एक को नीचे ले आओ और एक टेन थीटा को दूसरी साइड भेज दो। तो मान लिया मैंने माइनस वाले को लाया नीचे, तो सीकेंड थीटा माइनस 1 बराबर सीकेंड थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा। ये क्यों करा रहा हूँ इतने डिटेल में, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला अप्लाई करने में बहुत आसानी हो, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करा रहा हूँ, ताकि आपको पता हो कि ये कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, वन ऑफ द ईजीएस्ट चीज़ है ट्रिग्नोमेट्री, अगर आपने एक बार अच्छे से समझ लिया तो। अदरवाइज तो आपको सारी ज़िंदगी परेशान करेगी ये, इतनी डिफ़िकल्ट लगेगी आपको, पर है नहीं है डिफ़िकल्ट। तो ये इसकी बहुत सारी 4-5 फॉर्म्स और बना दी मैंने, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इसी की और सारी फॉर्म्स बना सकते हैं। मान लिया मैंने इस बार 1 को दूसरी साइड ले जाने की बजाय टेन स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड ले गया, ठीक है। तो मेरे पास आएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये आरएचएस में बनेगा और एलएचएस में जो था वो 1 था, तो मैंने पलट के लिख दिया, ठीक है। अब फिर इसको भी आगे फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, एक बार नेक्स्ट पेज पे चल के करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास आया सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा
बराबर 1। तो इसको फैक्टराइज किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे भी, तो बनेगा सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, ए प्लस बी, ए माइनस बी होगा सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। ये आ गया। अब क्या करो, किसी भी एक को दूसरी साइड भेज दो नीचे, 1 के नीचे, तो मेरे पास बचेगा सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 अपॉन सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। जो नॉन मेडिकल के बच्चे हैं उनके तो ये बहुत काम आता है, मैथ्स में भी आगे चल के पढ़ाया जाएगा उनको, ठीक है, इंटीग्रेशन वगैरह करते हैं तो वहाँ पे हेल्पफुल होगा। लेकिन आप सोचो, कभी आपने ये वाली चीज़ सोची थी कि सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 अपॉन सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा। सिमिलरली हम ये भी बोल सकते हैं कि इस वाले फैक्टर को नीचे ले जाओ तो बनेगा सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 अपॉन सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। ये वाली बात भी सही है। सो आप सोचो कि एक चीज़ से हमने कितनी सारी डिफरेंट फॉर्म्स बना ली। अगर ये वाली फॉर्म्स अपने को डायरेक्टली याद रहती हैं, हालांकि आपको रट्टा नहीं मारना है, अगर आपको समझ में आ गई है तो वैसे भी फील आ जाएगी, आपको वैसे भी याद आ जाएंगी ऑन द स्पॉट। अगर याद रहती है तो बड़ी बड़ी ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम्स बहुत छोटी छोटी लगने लग जाती हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम ही चीज हम थर्ड आइडेंटिटी के लिए कर सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आइडेंटिटी 3। मैं आपको करके इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो फॉर्म 1 हमने देखी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 को उधर ले जाओ तो बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो तो बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक थीटा प्लस 1 ए प्लस बी कॉसेक थीटा माइनस 1 ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी से किसी भी एक को इधर ले आओ, एक कॉट थीटा को दूसरी साइड भेज दो तो बचेगा कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस 1 बराबर कॉसेक थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा। या फिर इसी को ऐसे लिख सकते हो, इस वाले को उधर ले जाओ, इस वाले को इधर ले आते, है ना, तो प्लस वाले को नीचे लाता तो बनता कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट थीटा। ये आइडेंटिटी हो गया, ठीक है। मतलब ऐसे डिफरेंट बहुत सारी आइडेंटिटीज बना सकते हैं, बिल्कुल ऐसी। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने 1 को दूसरी साइड लेकर गया हूँ। अगर मैं कॉट थीटा को दूसरी साइड लेके जाता तो फिर से वही वाली आइडेंटिटीज बनती जो 10 के लिए बनी थी, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ गया। तो यहाँ से आ जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब देखो बीच का स्टेप मैं खा रहा हूँ, बीच का स्टेप खाए मुझे डायरेक्टली ये चीज नजर आ रही है। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक दो इंपॉर्टेंट बातें आपको बताता हूं कि ये चीजें अगर आप पहले ही कर करके देखते हो ना, तो ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा अपने को एक दो स्टेप आगे चीजें नजर आने लग जाती हैं। और ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें ज्यादातर जगह एक दो स्टेप्स आगे का विजन आना ही चाहिए। मतलब एक दो स्टेप आगे सोच के पहले ही देख लिया कि एक दो स्टेप बाद अच्छा ये वाली चीज अप्लाई कर दूं, ये वाला फॉर्मूला लगा दूं तो क्या होने वाला है, ठीक है, ये वाली चीज आगे चल के क्या बन जाएगी, किस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक दो स्टेप आगे हमेशा सोचना पड़ता है ट्रिग्नोमेट्री में। अगर हम एक दो स्टेप आगे नहीं सोचते हैं तो हमेशा हमें पता नहीं चलता है कि कौन से डायरेक्शन में जाए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में एक कोई पर्टिकुलर पाथ नहीं होता एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में तो कोई भी फॉर्मूला लगाओ कहीं ना कहीं से तो पहुंचते ही है उधर। कोई रास्ता लंबा होता है और कोई रास्ता छोटा होता है। तो हमें कैसे डिसाइड होगा, कैसे पता चलेगा कि इस रास्ते से हम पहुंचेंगे या नहीं, तो वो ऐसे ही पता चलेगा कि हम हमेशा जब भी कहीं पे स्टक हो जाए कि अच्छा यहाँ से वहां तक कैसे पहुंचे, तो हमें हमेशा एक दो स्टेप आगे सोच के देखना है कि अच्छा अगर इस रास्ते पे जाऊं, ये फॉर्मूला अप्लाई करूं तो मैं वहां पहुंचूंगा या नहीं, उस डायरेक्शन में जा रहा हूं या नहीं। तो इसीलिए हमेशा विजन आना चाहिए हमें एक दो स्टेप आगे का। तो वो विजन कैसे आएगा, अगर आप इन फॉर्मूला को तोड़ मरोड़ के उनका पोस्टमार्टम करके रखोगे पहले से ही, है ना, आपको पहले से ही पता होगा अच्छा ये इससे ये बनाया जा सकता है, ये बनाया जा सकता है, ये क्रिएट किया जा सकता है। सो यू ट्राई डिफरेंट थिंग्स
यू ट्राई टू क्रिएट डिफरेंट थिंग्स यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो वही वाली चीज़ मैंने आपको करके दिखाई है। अच्छा, ये 3 आइडेंटिटीज थी, उसकी हमने देखो कितनी सारी आइडेंटिटीज बना दी। ठीक है, कुछ और भी आइडेंटिटीज हैं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता रहा था। जो नॉन मेडिकल के बच्चे हैं उनको मैथमेटिक्स में पढ़ाई जाएंगी, वो तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में होता है। आप समझ लो कि हमने उसका तो 1%, 1% भी हमने नहीं पढ़ा है जितना नॉन मेडिकल के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। सो बहुत ही थोड़ा है, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, आप समझ लें। जैसे फॉर एग्जांपल एक आध प्रॉब्लम्स आपको करके दिखाता हूँ। जैसे किसी ने बोला प्रूव दैट cosec स्क्वायर थीटा प्लस secant स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय secant स्क्वायर थीटा, मतलब दोनों का सम दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो कैसे प्रोसीड करेंगे? सबसे पहले साइन कॉस में बदल दो। अगर मुझे आइडेंटिटीज याद है तो cosec स्क्वायर थीटा होता है 1 sin स्क्वायर थीटा और secant स्क्वायर थीटा होता है 1 cos स्क्वायर थीटा। तो अगर मुझे इतनी चीज दिख गई तो मुझे अगले स्टेप में क्या सोचना है? मुझे तो यहाँ से नजर आ गया कि ये वाली बात होगी प्रूफ। कैसे? एलसीएम लेते ही आप सोचो, एलसीएम लेते ही 1-2 स्टेप आगे सोच के देखो कि न्यूमरेटर में क्या बनेगा। न्यूमरेटर में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बनने वाला है, और अभी अभी आपको आइडेंटिटी 1 में पढ़ाया है कि उसका वैल्यू 1 होता है। तो क्या न्यूमरेटर 1 हो गया? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1, सो ये 1। और डिनोमिनेटर में बचा sin स्क्वायर थीटा डॉट cos स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं इसको cosec स्क्वायर थीटा इंटू secant स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। हेंस प्रूव। इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी चीज़ें करने के लिए आपको फॉर्मूला फास्ट याद होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए तीनों आइडेंटिटीज रट लो, इनकी डिफरेंट फॉर्म्स याद कर लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होती है, ये रटा होना चाहिए। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये रटा होना चाहिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है, ये याद होना चाहिए। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, ये याद होना चाहिए। और सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये रटा होना चाहिए। नंबर 3 पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, ये याद होना चाहिए। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, ये रटा होना चाहिए। एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये रटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये 9 तो रटे होने ही चाहिए। उसके डिफरेंट फॉर्म्स आपको बताए हैं, वो भी आपको रटे होने चाहिए टिप्स पे। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद 1-2 और इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ जो आपने 9th-10th में ही पढ़ी थी। कॉम्प्लीमेंट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जैसे साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब है? अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा करूं तो वो कॉस थीटा के बराबर आएगा, और अगर मैं कॉस 90 माइनस थीटा करूं तो वो साइन थीटा के बराबर आएगा। ठीक है, सिमिलरली सीकेंड 90 माइनस थीटा करूंगा तो वो कॉसेक थीटा के बराबर आएगा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा करूंगा तो वो सीकेंड थीटा के बराबर आएगा। तो साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, सीकेंड और कॉसेक एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके से tan एंड कॉट भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। tan डिग्री में बेटा, ये 90 का मतलब 90 डिग्री है, ये है ना, वैसे लिखा नहीं मैंने, 90 डिग्री लिखना चाहिए। 90 डिग्री माइनस थीटा अगर लिखा हो तो दैट विल बी इक्वल टू कॉट थीटा, और अगर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा हो तो दैट विल बी इक्वल टू tan थीटा। तो ये भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री। tan कॉट एक दूसरे के, सीकेंड कॉसेक एक दूसरे के, और साइन कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ये वाली बात याद रखनी है। ठीक है, अच्छा,
कॉम्प्लीमेंट्री का एक बार मतलब समझने के लिए एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ साइड में एग्जाम्पल कर लेते हैं। मतलब अगर किसी ने बोला साइन 30 डिग्री बराबर, इसको कॉस में बदलना है, तो 30 को अगर मैं 90 में से घटाऊंगा तो कितना बचेगा 60, तो ये कॉस 60 डिग्री के बराबर आएगा हमेशा। अगर मेरे पास लिखा हुआ है साइन 25 डिग्री, तो 90 में से 25 घटाओ, कितना बचा 30, 65 डिग्री, तो मेरा आंसर हो जाएगा कॉस 65 डिग्री। अगर किसी ने बोला tan 31 डिग्री को कोट में बदलना है, तो कोट में बदलने के लिए 31 डिग्री का को 90 में से घटाओ, 90 में से घटाया तो कितना बचा 59 डिग्री, तो ये कॉट 59 डिग्री हो जाए। इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है। आई होप आप समझ गए हो, ठीक है। मतलब अगर कोई बोले साइन 53 डिग्री कितना होगा, तो 53 डिग्री को 90 में से घटा दो कॉस में बदलने के लिए, तो 90 में से अगर मैं घटाऊंगा तो कितना बचेगा 37 डिग्री, ये आपका कॉस में हो जाएगा। इस तरीके से अगर कॉसेक में 37 डिग्री लिखा होता तो वो सीकेंड में 53 डिग्री हो जाता। आई होप आपको ये वाली बात भी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब अपने को इसके बाद क्या करना है, कुछ स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं, तो ये वो टेबल है, इस टेबल के अंदर जो वैल्यूज दे रखी हैं ये हमें याद रखनी है, ठीक है। ये तो आपको सिखाया गया होगा कि ये वैल्यूज कैसे निकालते हैं। सबसे पहले है ना, यहाँ पे लिखते हैं 0 1 2 3 4, सबको 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 4 से डिवाइड करते हैं, फिर स्क्वायर रूट ले लेते हैं सबका, स्क्वायर रूट ले दिया। अब ये जो वैल्यूज आएंगी ये साइन के करस्पॉन्डिंग आएंगी, साइन के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। मतलब किन किन एंगल पे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। तो हमने हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे एंगल का वैल्यू ले रखा है, वर्टिकली हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले रखे हैं, ठीक है। तो 0 डिग्री वाले कॉलम में और साइन वाली रो में ये वाला वैल्यू किसका हो जाएगा, ये साइन 0 डिग्री का हो जाएगा। ये वाला वैल्यू इधर जाएंगे तो ये साइन, और ऊपर जाएंगे तो 30, तो ये साइन 30 का वैल्यू है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने ये 9th में 10th क्लास में याद कर ली होगी ये वाली टेबल। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से ये और ये बराबर होती है, और ये दोनों आपस में बराबर होती हैं ऊपर नीचे की। 10 कोड में भी ऐसे ही होता है, ये बराबर होती हैं, ये बराबर होती हैं, ये बराबर होती हैं ऊपर नीचे की। सिमिलरली सेकेंड कॉसेक में भी यही होता है, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर ऊपर नीचे, ठीक है। और उसके अलावा इस वाली का रेसिप्रोकल कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंड होता है ना, इस वाली का रेसिप्रोकल ये वाला आएगा, और इस वाली का ये 1/√2 का रेसिप्रोकल यहाँ पे आएगा। तो जो एंगल लिखा है उसका रेसिप्रोकल आएगा, ठीक है। तो साइन की वैल्यूज 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ये फटाफट ऐसे टिप्स पे, किसी ने बोला साइन 30 डिग्री 1/2 ऐसे निकलना चाहिए, किसी ने बोला कॉट 30 डिग्री √3 निकलना चाहिए, किसी ने बोला tan 30 डिग्री 1/√3 निकलना चाहिए, किसी ने बोला कॉट 45 डिग्री 1 निकलना चाहिए। इतनी फास्ट, ठीक है, ऐसे रटा होना चाहिए टिप्स पे। तो अगर किसी को नई रटी हुई है तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि प्लीज आप सबसे पहले तो इस टेबल को रट लो, ठीक है। मैं ये कचरा हटा देता हूँ यहाँ से, ये जो मैंने फालतू की चीज़ें यहाँ बना दी हैं इसको मिटा देता हूँ, सो दैट कि आप इसको याद कर पाओ। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस टेबल, ठीक है। और टिप्स पे होना चाहिए। ये यूडी क्या है, यूडी का मतलब है अनडिफाइंड, ठीक है। अब आज तक आप लोग 9th में इसको इन्फिनिटी लिखते आए थे, बट याद रखना कि इसको इन्फिनिटी नहीं लिखना आप। आज के बाद हम इसको अनडिफाइंड बोलेंगे, इन्फिनिटी नहीं बोलेंगे। यू का मतलब अन, डी का मतलब डिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब ऐसी वैल्यू जो डिफाइंड नहीं है, जो रियल नंबर्स में एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। मतलब ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है हमारी नंबर लाइन पे। इसको इनफाइनाइट नहीं बोलना है। जहां भी मैंने यूडी लिखा है वहां पे अनडिफाइंड आएगा। अगर 10th क्लास में आपने टेबल याद की होगी तो वहां पे आपने इन्फिनिटी याद किया होगा, बट ये इन्फिनिटी नहीं है आगे से, ठीक है। एक्चुअली में छोटे बच्चे थे तो हमें उस समय अनडिफाइंड का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता, इसीलिए अपने को इन्फिनिटी बता के उल्लू बना दिया गया, ठीक है। लेकिन हम उल्लू तो है नहीं है,
क्योंकि हम छोटे बच्चे थे उस टाइम, नहीं समझ पाते, इतनी ही समझ थी। तो अब आपको सही चीज़ बताई जा रही है, ठीक है। तो आप जो अब बता रहा हूँ इसके हिसाब से याद कर लें इसको, ठीक है। फिर याद कैसे होनी चाहिए, जैसे किसी ने बोला कॉसेक 30 डिग्री, तो मुझे फटाफट साइन 30 याद आना चाहिए, 1/2 उसका रेसिप्रोकल कर दिया मैंने। किसी ने बोला कॉसेक 60 डिग्री, मुझे साइन 60 डिग्री याद आना चाहिए, √3/2 होता है उसका रेसिप्रोकल 2/√3। किसी ने बोला tan 30 डिग्री रटा होना चाहिए 1/√3। tan में 3 ही वैल्यू याद करने की होती है, 1/√3, 1 एंड √3। और tan का वैल्यू ना इंक्रीजिंग होता है, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है tan का वैल्यू बढ़ता है। तो 1/√3 छोटा है, √3 बड़ा है, तो √3 पक्का बाद में आएगा tan में, और 1/√3 पहले आएगा। तो अगर 30 डिग्री बोला है तो 1/√3, 60 बोला है तो √3, और कोट में बस उसी को उल्टा कर देना। तो मेनली अपने को साइन याद हो गया तो कॉस याद हो गया, क्योंकि साइन 30 का वैल्यू cos 60 होता है। किसी ने cos 60 पूछा तो हम साइन 30 याद करेंगे, तो साइन वाली वैल्यूज याद कर लो। कॉसेक सीकेंड तो अपने आप ही कैसे आ जाएंगे, कॉस से आ जाएंगे। अगर आपको कॉस याद हो गया तो फिर आपको सीकेंड याद हो गया, अगर आपको साइन याद हो गया तो आपको कॉसेक याद हो गया, ठीक है। अगर आपको tan याद हो गया तो आपको कॉट याद हो गया। तो आपको मेनली 2 ही याद करने हैं, कौन कौन से, एक साइन का रट्टा मारना है, एक tan का रट्टा मारना है, ठीक है। और बताता हूँ जल्दी जल्दी। किसी ने बोला जैसे tan 60 डिग्री निकालना है, तो मैंने बोला √3 बड़ा होता है तो √3 आएगा। tan 45 रटा होना चाहिए 1 होता है, cot 45 रटा होना चाहिए 1 होता है। किसी ने बोला cosec 45 डिग्री, तो sin 45 1/√2 होता है, उसका रेसिप्रोकल हो गया। किसी ने बोला secant 45, तो cos 45 1/√2 होता है, उसका रेसिप्रोकल हो गया। किसी ने बोला secant 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री sin 60 होता है, जो कि cos 30 डिग्री sin 60 होता है, जो √3/2 होता है, उसका रेसिप्रोकल 2/√3 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो इतनी जल्दी जल्दी आपको रटी होनी चाहिए ये सारी वैल्यूज। तो आई होप यहाँ तक आपने ये वैल्यूज याद कर ली हैं। जब ये याद हो जाए तो उसके बाद फिर आगे बढ़ना इस वीडियो के अंदर, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी तक हमने जो जो चीज़ें पढ़ी उसको एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बोला मेजरमेंट्स ऑफ एंगल। तो एंगल मेजरमेंट के हमने बोला 3 सिस्टम होते हैं, उनमें से अपने को 2 ही सिस्टम पढ़ने हैं, इंग्लिश सिस्टम यानी डिग्री सिस्टम, सेक्साडेसिमल सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम यानी इंडियन सिस्टम। तो 2 सिस्टम हो गए। फिर हमने 1 डिग्री की डेफिनेशन देखी, 1 रेडियन की डेफिनेशन देखी, 90 डिग्री बराबर 1 राइट एंगल होता है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, ये सारी डेफिनेशन देखी। फिर हमने बोला 1 रेवोल्यूशन बराबर 2 रेडियंस होता है। फिर हमने बोला कि 1 राइट एंगल बराबर π/2 रेडियंस होता है। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना सीखा, उसके फॉर्मूला निकाले। हमने बोला डिग्री को रेडियन में बदलना है तो फिर π/180 से मल्टीप्लाई, रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180/π से मल्टीप्लाई, ठीक है। उसका एक फॉर्मूला भी देखा था, वो फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो। फिर हमने बोला कि अगर 30 मिनट 40 सेकेंड इस तरीके से दे रखा हो तो फिर सबसे पहले क्या करो, सब कुछ डिग्री में बदलो, सब कुछ डिग्री में बदलो। किसी ने बोला मेरे पास 30 डिग्री 30 मिनट को मुझे रेडियन में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो मिनट है उसको भी डिग्री में बदला, फिर दोनों को जोड़ के टोटल डिग्री निकाल लिया। तो टोटल डिग्री आया उसको मल्टीप्लाई कर दिया π/180 से, तो हमारा रेडियन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पड़ी थी। इंटर कन्वर्जन भी इसी के अंदर आ गया, इंटर कन्वर्जन ऑफ डिग्री एंड रेडियन, ये वाली चीज़ भी खत्म हो गई। फिर हमने साइन कन्वेंशन ऑफ क्वाड्रेंट्स की बात की। तो साइन कन्वेंशन हमने बोला कि एंटी क्लॉकवाइज में अगर एंगल मेजर करेंगे तो पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज में मेजर करेंगे तो नेगेटिव होगा। ट्रिग्नोमेट्री में एंगल पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, ज्योमेट्री में एंगल सिर्फ पॉजिटिव होता है। और ज्योमेट्री में एंगल तो हमने बोला 0 से 360 के बीच में ही हो सकता है, 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में ही हो सकता है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स -∞ से +∞ तक जा सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। फिर हमने ये भी बोला कि एक लाइन के करस्पॉन्डिंग बहुत सारे एंगल्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स हो सकते हैं। फिर हमने बोला क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, पूरे प्लेन को हमने 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया, है ना। 0 से 90 डिग्री वाला, फिर 90 से 180 डिग्री वाला सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 वाला थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से 360 वाला फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फिर हमने बोला कि अगर घूम फिर के 4-5 चक्कर मार के भी अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया तो वो जो एंगल होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वाड्रेंट्स भी हमने डिफाइन कर दिए, एंगल कौन से क्वाड्रेंट का ये भी पता कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने बोला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल्स, यानी कि एक्यूट एंगल्स राइट एंगल ट्रायंगल के होते हैं। तो हमने साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पे डिफाइन किए, उनकी हेल्प से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने सीखे, है ना। तो उन सब की वैल्यूज निकाली।
उनके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखी, उन आइडेंटिटीज को यूज कैसे करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं वो देखे हमने, फिर हमने कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं उनकी बात करी, उसके बाद हमने टेबल देखा, उस टेबल की वैल्यूज हमें याद रखनी है, कैसे रखनी है वो भी मैंने आपको तरीका बता दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ हायर एंगल्स। हायर एंगल्स मतलब 90 से बड़े एंगल, 180 से बड़े एंगल, 360 से बड़े एंगल, उनको छोटे करके अक्यूट एंगल्स में कन्वर्ट करना, ठीक है, और उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालना। जैसे किसी ने बोला साइन 1080 डिग्री की वैल्यू बताओ, किसी ने बोला साइन 750 डिग्री की वैल्यू बताओ, किसी ने बोला साइन 2380 डिग्री की वैल्यू बताओ। तो वो सारी वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे यूजिंग जो पीछे वाली वैल्यूज अभी हमने टेबल में पढ़ी, उन्हीं की हेल्प से हायर एंगल्स की वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है।